सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, अगर मैं दो सेल्स लेता हूं और उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ देता हूं, लेट्स से ये मैंने एक सेल लिया, सेल 1, और एक सेल लिया, सेल 2। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एक साथ जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया। इनको पॉइंट्स दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन या पैरेलल पैटर्न। सो व्हेन टू सेल्स या मोर सेल्स, दो या उससे ज्यादा सेल्स, उनके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यही पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकल के आएगा इन सेल्स का, जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, इनके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट करूंगा, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या निकल के आने वाला है। सी, हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। लेट्स से ये सेल 1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने R1 ले लिया। ये सेल 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 ले लिया। जबकि सेल 1 का ईएमएफ E1 ले लिया और सेल 2 का ईएमएफ E2 ले लिया। तो हम ये पता लगाएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या निकलने वाला है जब दो सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकलने वाला है जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, और साथ में वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या निकलने वाली है, दैट इज VAB भी हम पता लगाएंगे। तो ये सब चीजें सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास, अगर हम यहाँ देखिए, एरो की तरफ देखिए, ये एक मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल्स हैं। एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है। पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मैंने लिया है और दूसरे वाले का R2 लिया है। अब इनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलली कैसे? इसका जो पॉजिटिव है E1 का, सेल 1 का, और सेल 2 का जो पॉजिटिव है, हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया पॉइंट ए पर, और सिमिलरली इनके जो नेगेटिव्स हैं उनको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी पर। तो इस तरह की हमारी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बना ली है। E1, सेल E1 से जो करंट निकल के आ रहा है वो I1 है, और जो करंट निकल के आ रहा है सेल E2 से वो I2 है। तो ये एरो, डोंट गेट मिस कंफ्यूज्ड, एरो करंट इस तरफ ही फ्लो कर रहा है, इसको एनसर्कल कर देते हैं। सो E1 से करंट निकल रहा है I1, जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है, और सेल E2 से भी करंट निकल रहा है I2, जो कुछ इस तरीके से जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जंक्शन ए, ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहां पे ये दोनों करंट I1 और I2 मिलने वाले हैं। और जंक्शन ए के बाद जो करंट का फ्लो है वो क्या होगा, I, और I एक्चुअली में क्या है, I1 प्लस I2, इन दोनों का सम है, जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। हाउएवर, हम इतना समझ गए हैं, जो करंट है I, वो सम है I1 प्लस I2 का, ये सम होने वाला है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अभी हम जो जो चीजें समझ आ रही है उसको लिखते चले जाएंगे। सो दिस इज माय इक्वेशन 1। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक चीज और समझता हूं, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए बी, या वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो क्या होने वाली है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, पोटेंशियल एट ए माइनस में पोटेंशियल एट बी। तो मेरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। और ये क्या होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस, सॉरी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये क्या होगा? अगर मैं सेल E1 को, सेल 1 को कंसीडर करूं जिसका ईएमएफ E1 है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, उसका ईएमएफ, सेल 1 का ईएमएफ E1 माइनस उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है I1, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो ये मेरा होने वाला है VAB। सो VAB, ये मेरा VAB होने वाला है। तो इसको इक्वेशन में 2 मान लेता हूं। फाइन, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो जो इक्वेशन हमें समझ आ रही है उसको लिखते चले जा रहे हैं। एक चीज और समझने वाली है, क्या VAB को मैं किसी और दूसरे टर्म्स में लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज जो टर्मिनल ए है और जो टर्मिनल बी है, उसके साथ हमारा सेल E2 भी तो कनेक्टेड है, उसका भी पॉजिटिव ए से कनेक्टेड है और उसका भी नेगेटिव बी से कनेक्टेड है। तो मैं VAB को
कुछ इस तरीके से भी लिखने वाला हूं या लिख सकता हूं, सेल 2 का ईएमएफ माइनस सेल 2 में से जो करंट जा रहा है I2 और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो VAB को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये मेरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस के बेस पे अब हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को मैं कुछ मॉडिफाई करके रख सकता हूं? I1 मैं निकालना चाहता हूं, I1 को सिंगल आउट करूंगा और फिर I1 जो सिंगल आउट करूंगा उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। करते हैं। I1 मेरा होने वाला है इज इक्वल टू E1 माइनस VAB। सो I1 R1 लिख देते हैं पहले, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस VAB। अब इसको कुछ और इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज I1 इज इक्वल टू E1 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R1। ऑब्वियसली R1 I1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो खैर वही थी, पर हमने इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो मेरे पास एक और कुछ पैटर्न आ गया या कुछ और वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं ताकि दिस इज फॉर अवर रेफरेंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इक्वेशन 3 की, तो इक्वेशन 3 को भी मैं कुछ इस तरीके से ही लिख सकता हूं। अगर मैं I2 को सिंगल आउट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R2। एक का I1 आ गया मेरे पास और I2 आ गया, इसको भी हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई, I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। तो ये जो I1 की वैल्यू है और I2 की वैल्यू है, क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और I2 की जगह, जो कि इक्वेशन 1 में है, हम ये वाली वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उससे क्या होता है। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ओके, इसको उससे लिखते हैं येलो पेन से। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ, I इज इक्वल टू I1 is E1 minus VAB divided by R1 and this is plus I2 मेरा, this is my I2, इसको पूरा लिख देते हैं, E2 minus VAB divided by R2। चलिए अब E1 और E2 को कुछ एक साथ लिखते हैं। I is equal to E1 R1 मैं सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस VAB बाय R1 लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस E2 बाय R2 माइनस VAB डिवाइडेड बाय R2। अब मैं दिस इज E1 और E2 को एक साथ में ऐड करना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके से कर लेता हूं मैं। सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। इन दोनों को, दिस टर्म और दिस टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया और कुछ नहीं, बस रीअरेंज कर रहा हूं। जबकि ये दो टर्म्स हैं नेगेटिव टर्म्स, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, इनका नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया और VAB भी कॉमन है, उसको भी बाहर ले लिया और ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा 1/R1। इसका मैंने VAB कॉमन ले लिया तो 1/R1 रह जाएगा और इधर 1/R2 रह जाने वाला है, प्लस 1/R2 रह गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ये निकालूं, इस वैल्यू को निकालूं, E1 E2 R1 R2 और I के टर्म्स में। तो मैं VAB को सिंगल आउट करूंगा। इसको किस तरीके से कर सकता हूं मैं? तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, इसको अलग कर देंगे, हम अलग ले जाएंगे और इसको रीअरेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, VAB 1/R1 प्लस 1/R2 is equal to E1 by R1 प्लस E2 by R2। अभी जो मेरा I है वो माइनस I मैं लिखने वाला हूं। अब इन चीजों को सॉल्व करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से सो VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ओके,
तो अब ये इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा R1 R2 का, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाने वाला है। जैसे R1 एंड R2, इसका एलसीएम R1 टाइम्स R2 आ गया, और यहाँ पे मेरा R2 आ जाएगा प्लस R1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ गया, इज इक्वल टू, अब इसका भी मैं एलसीएम लूंगा, R1 और R2 आएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। E1 को मैंने R2 से मल्टीप्लाई कर दिया और E2 को R1 से कर दिया, और नीचे इनका एलसीएम आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2 माइनस आई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मुझे चूंकि वी ए बी पता लगाना है, तो ये जो टर्म है, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसको मैं राइट हैंड साइड भेजने वाला हूं। तो राइट हैंड साइड जब जाएगी तो ये डिवीजन में पहुंच जाएगी, तो कुछ इस तरीके से ये होने वाली है। सो दिस इज वी ए बी, अब इज इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, दिस इज R1 R2 माइनस आई। ये पूरा हमने ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि अब ये राइट हैंड साइड जा रही है, तो और ये तो उल्टा हो जाएगा, R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R2 प्लस R1 को मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो मेरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वी ए बी को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, दिस टर्म पूरी की पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर फाइनली आई इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली यही हम करते हैं आई के साथ, माइनस आई R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अब देखिए R1 और R2 इस तरीके से कैंसिल आउट हो गए। VAB को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज VAB इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ओके, थोड़ा लंबा था, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, चीजें बेहतर अच्छे से समझ आएंगी। अब आप देखिए, ये जो पोटेंशियल है कुछ इस तरीके से आ गया, ये एक तरह से ईएमएफ बन गया उन दो सेल्स का मिला के, और ये कुछ इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और ये मान लेता हूं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेल्स। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स वी ए बी, पॉइंट्स आपको याद है कौन से दो पॉइंट्स थे, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब दो सेल्स हमने कनेक्ट किए पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाला हमने, कुछ इस तरीके से तो इसको मैंने लिख दिया, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस करंट आई और आर इक्विवेलेंट। सो ये जो टर्म है मेरी, जब दो सेल्स को कनेक्ट किया तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल, दो सेल्स को जब सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कुछ इस तरीके से निकल के आया। जबकि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज, इसको यहां लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ है। सिमिलरली मेरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इन दो सेल्स का जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं सिंप्लीफाई। तो किसको थोड़ा भर गया है, इसको हम इधर लिखते हैं। फाइन, ये अगर मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अगर मैं डिवाइड करता हूं, क्या होने वाला है, कुछ
अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड दिस टर्म इसके डिनोमिनेटर में आने वाली है, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलने वाला है इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं इन दोनों की रेशो ले रहा हूँ। सो ईएमएफ का इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेल्स। अगर इनको डिवाइड में करता हूं तो कुछ इस तरीके से मेरा आने वाला है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ दैट इज ये जो वैल्यू है इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि इससे डिवाइड किया तो मेरा कुछ इस तरीके से निकल के आ गया। सिमिलरली अगर मैं दिस इज माय इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे ऊपर भी R1 R2 से डिवाइड करता हूं और नीचे भी R1 R2 से डिवाइड करता हूं, एक ही बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक आसान मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, सो जो कि लर्न करने में आसान होगी। आर इक्विवेलेंट अगर मैं डिवाइड करता हूं ऊपर भी R1 R2 से और नीचे भी R1 R2 से, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक्चुअली मिलने वाला मुझे ये है 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, बट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव तो इसलिए मैंने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख दिया। अब देखिए ये हमने क्यों किया, अब कितना आसान हो गया याद करना। अगर आपसे पूछेगा कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है दो सेल्स का, तो आप सिंपली बोलोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होती है? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सिमिलरली अगर तीन सेल जोड़ेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा प्लस E3 अपॉन R3, और यहां पे हो जाने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R3। तो इसी तरह अगर n सेल्स कनेक्टेड हैं तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, n सेल्स कनेक्टेड हैं तो दैट वुड बी डॉट 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 प्लस En अपॉन Rn डॉट 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 प्लस 1 upon Rn. So in this way, when cells are connected in parallel, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकल के आता है, और इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की रेशियो इस तरीके से लिखते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पैरेलल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल E1 एंड E2। थैंक यू।